हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक रह गए थे वो सभी को कवर करेंगे। साथ में ये भी बता देंगे कि कौन से पार्ट से आपके न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, या हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें लाइक IIT JAM हो या आपका IIT JEE का एग्जाम्स हो, PM जो भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम डिस्कशन कर लेंगे। जो लास्ट 2 वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो पहली वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था आपका गैल्वेनिक सेल के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन देख ली थी कि साल्ट क्या होता है, क्या काम होता है, कैसे कैथोड एनोड पर रिएक्शंस करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं, वो थिंग्स डिस्कस की थी। फिर हमने सेकंड जो वीडियो डाली थी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, उसमें हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कर दिया था कि क्या होती हैं, क्या फंक्शन होता है। 3 हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, वो सारा आपका हो चुका है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक का। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें वो होता है आपका कंडक्टेंस का। तो 2 ही सेल्स पढ़नी होती हैं आपको। और दूसरा हम अगर बैटरी वाला बात करें, जो सेल्स है 2 टाइप की सेल्स पढ़नी है आपको, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो उसमें समझाने वाला इतनी थिंग्स नहीं है, उसमें आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि प्राइमरी सेल जैसे 2 टाइप की है आपकी, ड्राई सेल और मर्क्यूरी। फिर ड्राई में आपको देखना पड़ेगा कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे। तो हर एक रिएक्शंस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एनोड पे कौन हो रहा है, कैथोड पे कौन हो रहा है। तो सभी की 2-2 रिएक्शन, टोटल 8 रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उनके लिए कुछ नहीं है। अब समझने वाला जो टॉपिक है उसको तो हम करवा ही रहे हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें कंडक्टेंस। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, जैसे मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस 3 टाइप की पढ़नी है आपको। एक होती है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा आपने पढ़ना है मोलर कंडक्टेंस, थर्ड वी डिस्कस द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो थर्ड हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सिंपल आपने रेजिस्टेंस के लिए एक लॉ देखी होगी, डायरेक्टली किसके होता है, लेंथ के, और इनवर्सली होता है एरिया के। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यूज करते हैं रो। ये रो होता है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेंथ है और ये एरिया है, आपको पता है। अब रेजिस्टिविटी की अगर वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी, RA/L। अब रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, एज वी ऑल नो। तो 1/रो करोगे तो उसको हम कंडक्टिविटी के, वो आ जाएगा आपका L/R/A। और हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल कंडक्टेंस का कोई मीनिंग पूछे तो कितना फ्लो ऑफ आयंस हो रहा है कंडक्टेंस में, कितना कौन इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट कर रहा है, वो आप कंडक्टेंस देखेंगे ना, वो डिपेंड करेगी कि आप मेटालिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोलाइटिक। क्योंकि मेटालिक कंडक्टेंस होता है वहां पे तो कंडक्टेंस किसकी वजह से आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैंने सिंपल्स बताया था, मेटालिक मेटल से याद रख लो, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग्स होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में होते हैं आयंस की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कि क्या वैल्यू निकलाई। अब 1/R क्या होता है आपका, कंडक्टेंस होता है। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, कंडक्टेंस। और मैंने एक टर्म बताई थी L/A, इस चीज को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो इससे कई सारे न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं कि आपका कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। मान लो सेल कांस्टेंट दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, कंडक्टेंस पूछ लिया। तो न्यूमेरिकल्स का आपको ध्यान रखना है, ये लो सिंपल्स पता होनी चाहिए। तो सिंपल हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी होती है, यूनिट 1 यूनिट वॉल्यूम की, क्यूब की। अब इसमें देखो, ये तो आपकी इसके लिए सिंपल सलाह थी। अब आपसे कोई पूछ ले, बताओ मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, वो कंडक्टेंस जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, कितना कंडक्टेंस दिखाएगा, वो हो जाएगी उसकी मोलर कंडक्टेंस का। तो मीनिंग दोनों में सेम रहेगा। मोलर में आपका 1 मोल की, इक्विवेलेंट में यहाँ पे 1 नॉर्मल की। अब कैसे, मोलर के लिए सिंपल इसका ये डिनोट करने का साइन है, यहाँ पे लिखते हो आपके इनटू में भी, ऐसे होता है वैसे, कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मोलर कंडक्टेंस की बात करो तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसे, देखो सिंपल हमने सीखा हुआ है, मोलरिटी क्या होती है, कितने मोल आपके सोल्यूट के बाई में होता है वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अब मोल हम बात कर रहे हैं मोलर के लिए, मोल की वैल्यू 1 है, तो ऊपर वाली टर्म तो आपकी 1 हो गई। देखो स्टूडेंट्स, अब मान लो मिलीलीटर में होता है तो आप उसको चेंज करते हो ऐसे 1000। अब हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/m इंटू में 1000। m को अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म में डायरेक्ट लिख लूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा c। तो इसको, इसी फॉर्मूले को आपने देखा होगा, ऐसे लिखा होता है 1000 और बाई में आपका c बोल सकते हो या m बोल सकते हो। m होता है आपकी मोलरिटी और c कंसंट्रेशन, जब डायरेक्ट मान लेते हैं इसमें। तो ये फॉर्मूला है। कई बार क्या होगा, कंसंट्रेशन दे दिया, मान लो कि 0.1 मोलर का है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, कंडक्टिविटी दे रखी है, तो आप मोलर कंडक्टेंस आपको आना चाहिए निकालना। अगर आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आता है तो इक्विवेलेंट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कापा
गुणा में 1000 और बाई में यहाँ क्या आ जाएगा आपका नॉर्मलिटी। तो इक्विवेलेंट हमने देखा था ना, नॉर्मलिटी में आया था इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी क्या होती थी, कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का बाई वॉल्यूम होता था। तो यहाँ पे आपको K × 1000 बाई N करना है। ये इक्विवेलेंट का आपका एंड ये है आपका मोलर का, ठीक है। तो इन दोनों की सिंबल से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ये तो था आपका कंडक्टेंस से, ठीक है। ये तो हमने कर लिया कंडक्टेंसी। फिर उसके बाद हमने एक लॉ देखनी है इसमें। जैसे आपको पता है कि दो टाइप की इलेक्ट्रोलाइट होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका स्ट्रॉन्ग, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। वीक वाले क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते आयंस में। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, इसमें जैसे आपका एसिटिक एसिड है या कोई साल्ट वाला एकदम, तो जो आपका कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो एक साइंटिस्ट आया था डीबे, ठीक है। तो उन्होंने एक लॉ लिखी थी, स्टेटमेंट बताई थी, kappa m = kappa m नॉट माइनस में a√c। इस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने एक ग्राफ भी प्लॉट करके देखा था √c का और kappa m का। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था उसका तो ऐसे लीनियरली ग्राफ आ गया था कि इंक्रीज बढ़ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये नोट लगा दिया ना, इसका मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसका मीन्स क्या है आपका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसका मीन्स क्या है, आप ऐसे समझ लो, मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें कंसंट्रेशन तो ओनली 0.2 है और आपने 1000 ml पानी ले लिया, मान लिया डाइल्यूट कर रखा बहुत ज्यादा, तो कंसंट्रेशन तो 0 को ही अप्रोच करने जा रही है, बिल्कुल कम है, 0.001 कोई थिंग्स ले ली। तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन तो 0 को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोच करने जा रही है, क्योंकि आपने डाइल्यूशन बहुत ज्यादा ही कर दिया। तो kappa m नोट लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस। A यहाँ पे कांस्टेंट होता है, C यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो ये इक्वेशन दी थी, डीबे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया और उसकी हेल्प से उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करके देखा स्ट्रॉन्ग के लिए तो ऐसे आएगा। बट जब हम वीक के लिए करते हैं ना, तो उसमें कुछ वेरिएशन आता है, डेविएशन आ जाता है कि पहले इंक्रीज हुआ बाद में थोड़ा सा डिक्रीज। तो ये थिंग्स डीबे वाला एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते आयंस पे, कुछ ही एक्सटेंट तक वो डिसोशिएट हो पाते हैं। तो तब ये डीबे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तब आपका कौन आता है, कोलार्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है कोलार्स लॉ। जब कोलार्स लॉ आई थी, फिर आपकी कोलार्स लॉ किसको एक्सप्लेन करती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखो, मान लो कि आपको कंडक्टेंस निकालने किसी इलेक्ट्रोलाइट, मान लिया हमने A है और B है, इसके X और B1 ये कोफिशिएंट है कि 1 है या 2 है। अब मान लो इसके लिए आपको कोलर, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, कोलार्स लॉ कैसे लिखेंगे हम, कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, यहाँ लिखोगे आप कंडक्टिविटी ऑफ A। दो चीज होंगी ना, तो एक आपका कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है। तो कंडक्टिविटी कैटाइन की कितनी है, देन Y में कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन की कितनी है। न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होती है कंडक्टिविटी मिलेगी, A की कितनी है, B की, दोनों को ऐड कर दो। अब मान लो कि आपका NaCl होता, तो यहाँ पे तो X और Y 1 हो गई, तो सिंपल आप कर देते कंडक्टिविटी Na की कितनी है, कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड की कितनी है। मान लो कि दो आयन दे देती मैं AlCl3, तो इसको आप तोड़ते, पहले ब्रेक करो, एल्यूमिनियम प्लस है तो एल्यूमिनियम प्लस हो गया और 3Cl नेगेटिव, तो इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू इसकी, यहाँ पे फिर जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे दोनों को सम कर दोगे तो कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन की निकलाएगी AlCl3, ठीक है। तो ये सिंपल आपके कंडक्टिविटी कोलार्स लॉ से निकालनी आ सकती है। एक तो सिंपल भी आपको दे देगा ऐसे, और कई बार आपको ऐसे भी हो सकता है, मान लो कि आपका ऐसे है CH3COH की निकालनी है और आपको दे रखी है CH3CO Na की, और मान लो कि आपको HCl की भी दे रखी है और H, तो उसमें आपको खुद से यही सोचना होगा कि क्या चीज हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि इसकी आ जाए। तो मान लो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि CH3CO में हम HCl डाल दें तो क्या बन जाएगा CH3COH प्लस NaCl, और उसमें से NaCl का माइनस कर दें तो इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये सिंपल आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोलार्स लॉ से। तो यही था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें डिस्कशन करना था, और आई थिंक हमने फैराडे लॉ भी डिस्कस कर लिया था, नहीं किया था तो उसमें तो फैराडे लॉ में कुछ नहीं है, जो पहला बताया था फैराडे फर्स्ट लॉ, W डायरेक्टली ZIT के, Z एक केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, ये वैसे डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब क्यू क्या होता है, अब जैसे करंट है वो क्या होता है आपका चार्ज बाय टाइम, चार्ज की वैल्यू निकालोगे तो करंट इनटू टाइम, और टाइम को आपको सेकंड में लेना होता है, तो आपको सीधा लिख देते हो ऑब्जेक्ट टाइम, टाइम किसमें, सेकंड में। ये तो फैराडे ने बताया था, ये हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, चाहे आपका कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स हो, तो पहला न्यूमेरिकल आएगा आपका E0 सेल कैलकुलेशन पे, सेकेंड आएगा आपका नर्नस इक्वेशन पे, थर्ड न्यूमेरिकल आएगा, हमने डेल जी वाला देखा था ना रिलेशन, -NF E0 सेल, फोर्थ हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, क्योंकि हमने डिस्कस किया था आपका जो ई सेल था E0 सेल इक्वल टू आपका आया था
कि मान लो कि 0.059 बाई एन वी यहाँ पे होता था log ऑफ के इक्विलिब्रियम। इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे, ई सेल इंटू 1 बाई 0.059 वैल्यू log के लिए। फिर फोर्थ न्यूमेरिकल आपका आ सकता है कोलार्स लॉ से, सिक्स न्यूमेरिकल आपका आएगा कंडक्टेंस वाले से, सेवंथ न्यूमेरिकल हो सकता है आपका फैराडे लॉ से। तो इन सभी से आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, फार्मूला बताया था ना मैंने, कैथोड माइनस एनोड, जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हो। प्लस कब यूज करते हो, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर हमने नॉनस इक्वेशंस बताई थी, डेल जी का रिलेशन से, ई सेल से, कोलार्स लॉ से, कंडक्टेंस से, मोलर इक्विवेलेंट ये पूछ सकते हैं, या फैराडे लॉ से। 7 टाइप के न्यूमेरिकल आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो जो थ्योरेटिकल थिंग्स थी, बैटरी सेल्स वाले हैं, कोरोजन का केसेस है, मेटालिक इक्विवेलेंट क्या होता है, गैल्वेनिक क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई नेक्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसकी वीडियोस आप देख लेना, वॉच कर लेना। आई होप है आप सबको जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। आप किसी अनदर टॉपिक पे वीडियोस आते हो तो वो कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू मेक ऑन दैट टॉपिक आल्सो, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।